Hello guys. We are going to start a fresh series in which you are going to get the solutions for the MCQs questions from your institute study material जो आपका test your knowledge. The name of the series will be test your knowledge. So we have test your knowledge at the end of every chapter at the ICI module, right? MCQ questions. So for law you are going to get the solutions with a detailed discussion. ठीक है. So this is the first lecture for the same and we are starting with the chapter 1 that is the Indian Contract Act 1872 और उसकी फर्स्ट यूनिट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आज हम लोग MCQs इस वीडियो में आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. So let us now move over to the section of test your knowledge. Just give me 1 second. Let me just erase all this. Okay. Okay, here we have. So there are total 19 MCQs for this chapter. Let us start discussing them. Okay. Starting with the first question. Okay, we are over here. Okay, the first question is an agreement enforceable by law is a promise, contract, obligation, lawful promise. Okay, now if you have studied section 2H of the Indian Contract Act which gives a definition of a contract, तो हमने contract की definition क्या देखी थी? Contract means agreement plus enforceability by law. तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी कोई भी एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. सो अकॉर्डिंगली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एन एग्रीमेंट भी है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, तो आंसर विल बी बी, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज पर द सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्लियर. मूविंग ऑन टू योर सेकेंड क्वेश्चन. अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ द वन विच इज़ अ वॉइड मतलब क्या बताया था? बेकार. सो लेट्स सी द ऑप्शन. वैलिड बट नॉट इन्फोर्सिबल, तो वैलिड तो नहीं होता है तो ये तो नहीं हुआ. इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज़, ये भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो वॉइड है, बेकार है. वो तो वैलिड एग्रीमेंट होता है विच इज़ इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज़. इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, दैट इज़ अ केस ऑफ अ voidable contract. If you remember, voidable contracts में क्या होता है? which is enforceable at the option of one party. लास्ट ऑप्शन नॉट इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. दिस इज़ करेक्ट क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, बेकार कॉन्ट्रैक्ट है, नल एंड वॉइड है, तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. मूविंग ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन. एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरऑन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स. तो ये अभी हमने डिस्कस किया. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर enforceable at the option of one or more parties but not at the option of the other party or parties. So answer will be voidable contract. Fourth question. When the consent of a party is not free, the contract is void, valid, voidable और illegal. तो हमने पढ़ा था कि voidable के केस में क्या होता है? हम consent of the party free नहीं होती है. इट इज़ ईदर कॉज बाय कोएशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन. तो उस केस में हमारा वॉइडेबल हो जाता है. वॉइडेबल के केस में कंसेंट पार्टीज़ का फ्री नहीं होता है. ठीक है. ओके. सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन. इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स द कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर. कोलैटरल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स अराइजिंग एट्स द रिजल्ट ऑफ द अर्लियर एग्रीमेंट. अगर कोई एक एग्रीमेंट हुआ और उसके सब्सिक्वेंट बेसिस पे कोई दूसरा एग्रीमेंट अराइज होता है तो उसको हम कहते हैं कोलैटरल एग्रीमेंट. यानी कि वो अपने आप में नहीं एग्जिस्ट करता, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस एग्रीमेंट के होने की वजह से सब्सिक्वेंटली इट गिव्स राइज टू द अनदर एग्रीमेंट विच इज़ नोन एज कोलैटरल एग्रीमेंट. तो अगर इलीगल एग्रीमेंट है, दैट इज़ पर्पस उसका अगर इलीगल है या फिर कंसिडरेशन इलीगल है, तो जो एनी कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ सच
इलीगल एग्रीमेंट्स नीड, आपको याद हो पड़ा था, नॉट नेसेसरली भी इलीगल बट वो वॉइड यानी कि बेकार ज़रूर माना जाता है, ठीक है। ओके, नाउ आई विल जस्ट इरेज ऑल दिस एंड वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मूविंग ऑन टू योर 6th क्वेश्चन, 1 second. Okay, 6th क्वेश्चन, एन ऑफर में लैप्स बाय, लैप्स मतलब कैंसिल होना, किन किन केसेस में कैंसिल हो सकता है एक ऑफ़र? रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब हमने वापस ले लिया, या फिर काउंटर ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र क्या होता है, मैंने आपको एक ऑफ़र दिया और उसके बदले में आपने मुझको दूसरा ऑफ़र दे दिया। फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क यू कि विल यू परचेज माई कार फॉर ₹5 lakh and instead you say that I am ready to buy your car for 4,50,000, यानी कि ओरिजिनल ऑफ़र तो लैप्स हो जाते हैं इन केस ऑफ काउंटर ऑफ़र। जो 5 लाख वाला ओरिजिनल ऑफ़र था वो लैप्स हो गया और 4.5 लाख वाला एग्जिस्टेंस में आ गया इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑफ़र। तो काउंटर ऑफ़र के केस में भी हमारा एक ऑफ़र जो ओरिजिनल ऑफ़र था वो लैप्स कर जाता है, ठीक है। थर्ड, रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरी, यानी कि मैंने आपसे कहा विल यू परचेज माई कार फॉर 5 लाख, क्या आप मेरी कार मुझसे 5 लाख में ख़रीदोगे, और आपने साफ मना कर दिया, तो उस केस में भी मेरा ऑफ़र क्या हो गया, लैप्स हो गया, यानी कि रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। सो इन सभी केसेस में चाहे कोई मैंने सपोज़ कोई ऑफ़र आपको किया, रिवोकेशन का एग्जाम्पल समझिएगा, लेकिन बाद में इससे पहले कि आप उसको एक्सेप्ट करते मैंने उसको रिवोक कर लिया, उसको वापस कर लिया, तो उस केस में भी ऑफ़र क्या होगा, मेरा लैप्स कर जाएगा। सो इन ऑल दीज cases, whether it's a case of revocation or it's a case of counter offer or it's a case of rejection of offer by the offer, इन सभी केसेस में हमारा क्या होता है, ऑफर लैप्स कर जाता है, यानी कि रद्द हो जाता है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। 7th क्वेश्चन, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, ये तो हमने पढ़ा ही था कि पहले कोई ऑफर होता है, ऑफर मीन्स प्रपोजल, और जब उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। सो एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, उसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई रब दिस अगेन। मूविंग ऑन टू योर 8th क्वेश्चन, दैट इज if A says to B, I offer to sell my house to you for ₹10 lakh and B accepts the offer by saying clearly I accept your offer, it is a or an। अब आपको बताना है, वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ ऑफ़र, राइट। अब आपको बताना है किस टाइप का ऑफ़र है। ए ने बी से कहा कि आई ऑफ़र यू टू सेल माई हाउस टू यू फॉर 10 लाख। ए ने बी को ऑफ़र दी कि मैं तुम्हें 10 लाख में अपना घर बेचने को तैयार हूँ, यानी कि मैं आपको हाउस दूँगा और आप मुझे 10 लाख दे देना। और अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र बाय क्लियरली सेइंग आई एक्सेप्ट योर ऑफ़र, तो क्या ये इम्प्लाइड ऑफ़र है? इम्प्लाइड ऑफ़र में क्या होता था, हम कहते तो नहीं थे बट वो अंडरस्टूड होता था, वो इम्प्लाइड होता था। तो यहाँ पे तो क्लियरली कहा गया, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल एक्सप्रेस ऑफ़र का हो गया। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जनरल ऑफ़र तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, एंड नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज क्लियरली ऑप्शन नंबर बी। जनरल ऑफ़र, जनरल ऑफ़र में क्या होता है, जनरल ऑफ़र इज एन ऑफ़र विच इज़ मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज। तो यहाँ पे केस में तो स्पेसिफिक ऑफ़र है ना, ए ने केवल बी को ऑफ़र दिया है, यानी कि केवल बी उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू योर 9th क्वेश्चन, ए ऑफर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 फॉर रिकवरी ऑफ सम वैल्यूएबल मिसिंग आर्टिकल्स। B, who did not know of the offer, found the missing articles. Which of the following is the correct solution to this problem? यानी कि ए के कुछ आर्टिकल्स खो गए थे और ए ने उसमें इनाम रखा कि जो भी इन खोए हुए, इन गुमे हुए आर्टिकल्स को लेके आएगा उसको मैं 10,000 का रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा, प्राइज़ दूंगा। लेकिन बी की नॉलेज में ही नहीं था, वो तो वैसे ही उस मिसिंग आर्टिकल्स को ले आया आउट ऑफ कर्टेसी, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस 10,000 थिंग। सो क्या इस केस में 10,000 बी को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो आंसर इस बी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको इस ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं थी। तो जब ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं थी तो ऑफ़र का एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो कोई एग्रीमेंट नहीं अराइज़ हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज़ नहीं हुआ, तो इसका एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ड्यू टू वांट ऑफ नॉलेज। बी की नॉलेज में नहीं था, बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो बी इज़ नॉट एंटाइटल, बी 10,000 इनाम पाने का हकदार नहीं होगा, ठीक है। ओके, सॉरी। मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 10th,
ओके क्वेश्चन नंबर 10 says Arun has two cars, one is of white color, another is of red color. He offers to sell one of the cars to Arun. अरुण के पास दो कार्स है, एक वाइट कलर की है और एक रेड कलर की है. उसने कहा कि मैं एक कोई गाड़ी बासु को बेचूंगा. थिंकिंग दैट ही इज सेलिंग द कार विच इज़ वाइट कलर, बासु अग्रीज टू बाय द कार थिंकिंग दैट अरुण इज सेलिंग द कार विच इज़ ऑफ रेड कलर. विल दिस एग्रीमेंट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि हुआ क्या, अरुण के पास दो कार्स हैं, एक वाइट है एक रेड है. अब अरुण ने बासु से कहा कि विल यू बाय माई कार, लेकिन अरुण कौन सी कार को बेचने की बात कर रहे हैं. अरुण के दिमाग में कौन सी है, वाइट कार, और बी के माइंड में कौन सी है, रेड कार. सो सिंस देयर इज़ नो कंसेंसस एड आइटम, ठीक है, दोनों की सिमिलैरिटी ऑफ माइंड्स नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है वो कुछ और सोच रहा है, तो इस केस में हमारा एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि देयर शुड बी कंसेंसस एड आइटम, यानी कि सिमिलैरिटी ऑफ माइंड्स होनी चाहिए थी. ए जिस कार की बात कर रहा है, बी भी अगर उसी कार को लेने की बात कर रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एल्स इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन. A dress is displayed in the showroom with a price tag attached to the dress. A buyer is interested in the dress and ready to pay the price mentioned in the tag. Approached by the shopkeeper for purchasing the dress. एक ड्रेस है शोरूम में, एक ड्रेस का डिस्प्ले हुआ है और उस पर प्राइस टैग भी उस पर लगा हुआ है, से ₹800. बायर इंटरेस्टेड है उस ड्रेस को ख़रीदने में और वो कहता है कि मैं इस ड्रेस के लिए ₹800 दूंगा, और शॉपकीपर के पास जाता है. नाउ सी द ऑप्शंस. The shopkeeper can refuse to sell the dress as the display of dress is just an invitation to offer. Invitation to offer. क्या आपको ये सही लग रहा है? ओके, एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं. बी, द शॉपकीपर cannot refuse to sell the dress as the buyer has accepted the offer. In case of refusal, the shopkeeper will be liable to breach of contract. The shopkeeper cannot refuse to sell a dress as but he may charge higher price. तो इस केस में देखो हमने पढ़ा था डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इट्स नॉट एन ऑफर. तो यानी कि इन्विटेशन टू ऑफर था, और जब ए कहता है कि मैं इस ड्रेस को ख़रीदूँगा बी से, आई मीन शॉपकीपर से कहता है, तो इस केस में ए इज़ ऑफरिंग, ए इज़ गिविंग ऑफर टू बी. अब तो ये तो बी की मर्जी है ना कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, राइट. तो जब तक वो ए कांट फोर्स हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर, तो ये तो बी की मर्जी है, वो चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट करे चाहे तो ऑफर को रिजेक्ट करे. सो क्लियरली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द शॉपकीपर कैन रिफ्यूज टू सेल द ड्रेस एट द डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज जस्ट एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर. क्लियर, ओके. मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 12th. Okay. A agrees to pay ₹1,000 to B if a certain ship returns within a year. However, the ship sinks within the year. In this case, the contract becomes. तो अब देखो, ये हमने केस पढ़ा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है तब तो शिप एग्जिस्ट करती है, तो तब तो वो क्या था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था. ठीक है, लेकिन अब विद इन द ईयर, उससे पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किस बात का था कि ए बी को 1,000 देगा अगर शिप एक साल में वापस आ जाती है, मगर शिप क्या हुआ, सिंक कर गई, डूब गई, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया. क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पे शर्त लगाई गई थी, जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वही अब एग्जिस्ट नहीं करती है. सो इन दिस केस द एग्रीमेंट विल बी नल एंड वॉइड. ठीक है. अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर्स, तो हमने तो पढ़ा था जो टेंडर्स वाला केस होता है, दैट इज़ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर और अ प्रपोजल. सो आंसर विल बी बी, एन इन्विटेशन टू प्रपोजल. ठीक है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. In case you have any queries, please post them in the comment section. You will definitely get a reply to your queries. ठीक है. 14 क्वेश्चन पे आओ. A telephonic acceptance is complete when the offer is. तो ये हमने पढ़ा था कंप्लीशन कब होता है. मान लीजिए टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस, सपोज़ मैंने आपको फ़ोन पे कहा कि विल यू बाय माई चेयर फॉर ₹2,000. अब उसकी एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, व्हेन द ऑफ़र इज़ स्पोकन. केवल ऑफ़र देने से क्या उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी. हर्ट बट नॉट अंडरस्टूड बाय द ऑफर, सपोज़ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उसको समझ ही नहीं आया कि ऑफ़र क्या था,
Third, heard and understood by the offerer. Fourth is received, heard and understood by some person in the offerer's house. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल जो ऑफरर है, ऑफरर अगर वही उसको एक्सेप्ट करता है तभी इसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। किसी और बंदे के, एज ऑप्शन डी सेज, कि किसी और बंदे ने उसको समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आंसर विल बी सी, व्हेन इट इज़ हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफरर। एक्चुअली इट शुड बी ऑफरी, नॉट ऑफरर, इट्स अ टाइपो एरर। ऑफरी होगा, जब ऑफरी उसको सुनता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसी केस में एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी, टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस। ठीक है। 15th question, A and B agree to deal in smuggled goods and share profits. A refuses to give B's share of profit in this case. अब एक बात बताओ, ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? स्मगल्ड गुड्स में हम डील करें, यानी कि हमारा ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इलीगल के केस में हमें पता है कोई भी लीगल रेमेडी हमारे पास नहीं रहती है। तो अगर मान लीजिए ए रिफ्यूज़ कर रहा है बी को शेयर ऑफ द प्रॉफिट देने के, तो इस केस में बी कुछ भी नहीं कर सकता। बी हैज़ नो रेमेडी एज द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल, और जब कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो उसके लिए रेमेडी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, बात ही नहीं अराइज होती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Okay. Which of the following statements is correct? We have to tell the normal correct statement कौन सा है। तो पहला, void agreements are always illegal. Is it always necessary? No, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता कोई एग्रीमेंट void हो, बेकार हो, मगर वो इलीगल ना हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने ऊपर वो शिप वाला सिंक केस वाला एग्जांपल पढ़ा था कि शिप ही सिंक कर जाती है, लेकिन उस केस में वो इलीगल थोड़ी ना है, वो तो केवल void है। तो हर void एग्रीमेंट इलीगल हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, illegal agreements are voidable. This is again not true, क्योंकि voidable agreements क्या होते हैं? which are not obtained by free consent and they are enforceable at the option of the one of the parties. तो इस केस में अगेन illegal agreements और voidable agreements का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि illegal agreements वो होते हैं ना जिसमें हमारा पर्पस या कंसिडरेशन इलीगल होता है। थर्ड, illegal agreements can be ratified by the parties. अगेन रॉन्ग, हम उनको कैंसिल या रेटिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, हम illegal agreements का रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो ये तीनों ही फॉल्स है। द लास्ट ऑप्शन, illegal agreements are always void. दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट अगर इलीगल है, आपका उसका पर्पस इलीगल है या कंसिडरेशन इलीगल है, तो वो हर केस में आपके void ही माने जाते हैं। ठीक है। 17th question, a voidable contract is one which can be enforced at the option of the aggrieved parties, can be enforced at the option of the both the parties. No, both the parties तो नहीं होती। कैन नॉट बी enforceable in a court of law, ऐसा भी नहीं है। कोर्ट prohibits, ऐसा भी नहीं है। तो the answer is it can be enforceable at the option of the aggrieved party, the plaintiff। ठीक है। When the offer is made to a definite person, किसी एक पर्सन को कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? ऑफर विच इज़ मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज। ए ने अगर बी को ऑफर दिया अपनी कार सेल करने का, तो वो केवल बी ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। सो इट कैन बी टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सनस ऑल्सो। क्रॉस ऑफर, अगेन इट्स समथिंग, मैंने आपको एक ऑफर दिया, बदले में आपने भी अनोइंगली सेम ऑफर मेरे सामने पुटअप की थी। काउंटर ऑफर अभी थोड़ी देर पहले देखा था। आई आज यू विल यू बाय माई कार फॉर ₹5 लाख, यू सेड नो, आई विल बाय इट फॉर 4,50,000। तो उस केस में वो काउंटर ऑफर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? स्पेशल ऑफर। जब हम किसी एक डेफिनेट पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर करते हैं तो दैट इज नोन एज स्पेशल ऑफर। ठीक है। एंड द 19th क्वेश्चन, moving on to your question number 19th, which is the last question of MCQ. Okay, question says, on the face of a ticket it is mentioned that to look for the terms and conditions, look behind. Mr. A bought the ticket but did not read the terms and condition. तो क्या हुआ? मिस्टर ए ने एक टिकट खरीदी, उस पर लिखा था, टिकट के फेस पे लिखा हुआ था कि फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस PTO, यानी कि लुक बिहाइंड।
बट मिस्टर ए ने टिकट खरीद ली और टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा, किसकी गलती है? He is not bound by the terms and conditions. He may decide to bound by certain terms and conditions and ignore the others. Is bound by all the terms and conditions whether he read it or not. तो आपने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है, तो इस केस में मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि मैंने तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी नहीं, तो गलती किसकी? गलती मिस्टर ए की है, उसने क्यों नहीं पढ़ी? तो इस केस में चाहे उसने वो कंडीशंस पढ़ी या ना पढ़ी, उसकी ड्यूटी थी पढ़ना, फेस ऑफ द टिकट पे लिखा था रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इस केस में ही विल बी बाउंड, ही हैज़ टू कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, चाहे फिर वो उसको पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द MCQs क्वेश्चंस फॉर यूनिट 1 एंड लेट मी नो if you have any queries. Soon you will get solution to other chapters. Test your knowledge series में आपको मिल जाएगा solution। ठीक है, थैंक यू।